गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है बेहद ही खास है। एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज यूनिट 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो उम्मीद है कि आने वाले अटेम्प्ट में यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, तो बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को स्टडी करना है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका जो दूसरा नाम है, सब्स्टिट्यूट नाम है, उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए। इम्प्लाइड और डीम्ड दोनों का मतलब ये है माने गए, यानी कि जो चीज एक्चुअली लीगल डेफिनेशन के हिसाब से, लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स, लीगल कंडीशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ का अपना एक अलग दुनिया है, अलग संसार है। और लॉ में जो भी परिभाषा हम पढ़ते हैं, जो भी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, सब कंडीशन बेस्ड होती है। क्लियर? तो अभी तक हम व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स आर नेसेसरी फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम लोग डिस्कस करके आए हैं। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का जो संसार है बिल्कुल जुदा है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे शब्दों में हम डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट मीन्स इन रियलिटी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। वास्तव में जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। येट फिर भी हमारे पास एक प्रिंसिपल है, उसे हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरीचमेंट। क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरीचमेंट, यानी कि किसी के साथ भी कोई गलत ना हो। आप मोटे मोटे तौर से फिलहाल आप प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरीचमेंट को आप इस तरह समझ सकते हैं। तो उस सिद्धांत को रखने के लिए लॉ मेकर कास्ट ड्यूटीज ऑन द पर्सन, यानी कि कुछ सिचुएशन में, वो मैं सिचुएशन आपके सामने डिस्कस करूंगा। और 4-5 सेक्शन है, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक की कुछ सीरीज है पूरी की पूरी। तो उसमें लॉ मेकर कास्ट ड्यूटी ऑन द पर्सन की, ऑल्दो देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंट बिटवीन द पार्टी, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंसेंट बिटवीन द पार्टी की वजह से जन्म लेता है। जब आप यहाँ देखेंगे सेक्शन 68 और से लेकर जो सेक्शन 72 तक की सीरीज है, देयर इज नो कंसेंट बिटवीन द पार्टी। लेकिन परिस्थिति बस कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि एक व्यक्ति को के साथ अन्याय हो रहा है और एक व्यक्ति जो है उसका फायदा उठा रहा है। तो लॉ मेकर आइडेंटिफाइड दोज सिचुएशन एंड क्रिएट ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कि यहां पर आपके बीच में कंसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ड्यूटी इंपोज कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अनजस्टली एनरीच हो रहा है, जो उसका फायदा उठा रहा है, तो उसकी जो ड्यूटी है वो कुछ इस तरीके से है जो सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 दी गई है। तो पहले फंडामेंटल हम पढ़ लेते हैं, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बिकॉज वन और द अदर एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वन और मोर ऑफ द एसेंशियल आर एब्सेंट। कंसेंट नहीं होगी, एग्रीमेंट नहीं होगा, या ऑफर या एक्सेप्टेंस मिसिंग होगी, जो कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज ए ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन ए पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। तो ड्यूटी किसकी होगी? जो कि अनजस्टली एनरीच हो रहा होगा एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर, यानी कि परिस्थिति कुछ इस तरह की पैदा हो गई है
कि एक व्यक्ति को गलत तरीके से फायदा मिल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका कुछ नुकसान उठा रहा है, तो यहां पर लॉ मेकर्स ने ड्यूटी कास्ट उस व्यक्ति पर की है जो अनजस्टली एनरीच हो रहा है। It is based on the principle of equity, which means no person shall be allowed to unjustly enrich himself at the expenses of the another। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिस है वो है बेसिस ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता का सिद्धांत, और इट मीन्स कि किसी भी पर्सन को अनजस्टली एनरीच नहीं होने दिया जा सकता एट द एक्सपेंसेस ऑफ द another। such obligation are called quasi contract और deemed contract कह लीजिए या implied contract कह लीजिए, because the outcome of such obligation resembles those created by the contract। तो quasi contract कह लीजिए, deemed contract कह लीजिए, implied contract कह लीजिए, हैं ये contract ही, although इनका जो इनपुट पार्ट है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली किस तरह से क्रिएट किया जाता है और जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो इनपुट पार्ट है वो जुदा है, लेकिन जो आउटकम है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का भी आउटकम यही रहता है कि कोई भी एग्रीड पार्टी कैन स्यू अपॉन अनदर पर्सन, और यहां पर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का भी आउटकम यही रहेगा कि जो भी एग्रीड पार्टी होगी कैन स्यू ऑन द डिफॉल्टिंग पार्टी। फीचर्स क्या हैं जो भी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, वही फीचर हैं। द सेलिएंट, सेलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट feature of a quasi contract are as under: it is imposed by law and does not arise from any agreement। this is imposed by law, does not arise from any agreement। the duty of a party and not promise of any party is the basis of such a contract। quasi contract का जो मेन फीचर है कि it is the duty not the promise, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंसेंट दोनों ही पार्टियों की जरूरी होती है, तो अपने कंसेंट को पूरा करने की उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन यहां पर कोई कंसेंट नहीं है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टी नॉट द प्रॉमिस ऑफ द पार्टी इज द बेसिस ऑफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट। ए सूट यानी कि मुकदमा फॉर इट ब्रीच में बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ ए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां तक मुकदमे का सवाल है वो वैसे ही फाइल किया जा सकता है जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आप फाइल करते हैं। डिफरेंस क्या है ये अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द काइंड्स ऑफ ए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? देखिए, मैं अपने बार बार आपको स्टूडेंट को ये समझाता हूं कि जिस तरीके से पेपर अब रिपीट हो रहा है तो पढ़ने का हमें तरीका बदलना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप पढ़ने का तरीका नहीं बदलेंगे, एनालिटिकल होना पड़ेगा, उसको आपको लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। एक तो तरीका होता है कि मैं टफ जो लैंग्वेज है उसे स्किप करके सिर्फ अपनी भाषा में आपको बता दूं, समझा दूं और आप संतुष्ट होकर चले जाएं। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे हर अटेम्प्ट के अंदर बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो ये शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि जी पेपर बड़ा लेंथी था, पेपर समझ से ही बाहर था, और फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं वो भी इस बात को एग्री करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे होगा क्या? अगर हम आईसीआई का कुछ बिगाड़ सकते होते, अगर हम आईसीआई को कुछ चेंज कर सकते होते तो भी चलिए मैं समझ लेता हूं कि आपने अपनी बात मनवा ली। हम आईसीआई को चेंज नहीं कर सकते और आईसीआई अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि जो समय की डिमांड है और समय की डिमांड यही है। अब आपका एक आदमी का दूसरे आदमी से कंपटीशन नहीं है, हमारा जो कंपटीशन है, जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कंपटीशन होने वाला है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से होने वाला है। तो जो आने वाला वक्त है हमें उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे अंदर वो फीचर, वो गुण मौजूद होने चाहिए, सो दैट कि हम जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। तो खैर मैं इस चीज पर ज्यादा समय लगाऊंगा नहीं, सिर्फ कहने का जो ऑब्जेक्टिव है
कि लैंग्वेज को पढ़ना है हमें, क्योंकि जिस समय अगर आप लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट नहीं करते हैं, मेरा मेन फोकस रहता है लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट करना। बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं भी पसंद करेंगे, लेकिन ये मैं पक्का कह दूं कि अगर आप मेरी तरीके से चलेंगे, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा शुरुआत में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन माइंड का डेवलपमेंट होगा। आप किसी के हैंडीकैप्ड, आप हैंडीकैप्ड बन के नहीं रह जाएंगे। क्लियर है कि चाहे मैं हूं या नहीं हूं, आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे वो आपको आराम से समझ में चीज आ जाएगी। तो ज्यादातर चीजें मैंने बेयर एक्ट की ही यूज की हैं। तो सेक्शन 68 क्या कह रहा है? द पर्सन हु हैज सप्लाइड द नेसेसरी टू ए पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि द पर्सन हु हैज सप्लाइड द नेसेसरीज। नेसेसरीज क्या होती हैं? बेसिकली जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी व्यक्ति की, तो उन्हें नेसेसरीज कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करेगा। हो सकता है कि कोई चीज मेरे लिए बेसिक नीड का काम करती हो, दूसरे के लिए वो लग्जरी का काम करती हो, ऐसा संभव है। तो सीए फाउंडेशन लेवल पर कम से कम ये पहचानने के लिए तो नहीं आएगा कि एक सिचुएशन दे दें और आपको ये इंटरप्रेटेट करना पड़े कि वो बेसिक नीड है भी या नहीं है। देखिए, लो तब मुश्किल हो जाता है जब आपको सीधे सीधे केस स्टडी ना देके आपको शब्दों के अंदर आपको व्याख्या, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना पड़ता है। तो नेसेसरीज के ऊपर कोई केस स्टडी यानी कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आने वाली है। ये आराम से पता लग जाएगा, बेसिक चीजें आएंगी, क्योंकि जहां पर सब्जेक्टिव मैटर है। जैसे मैंने कहा, एक डॉक्टर के लिए गाड़ी एक नेसेसरीज का काम करेगी, लेकिन एक रिक्शा वाले के लिए गाड़ी लग्जरी का काम करेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसकी समाज में क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है, तो उस बात पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तो आ जाएगा, जैसे किसी माइनर बच्चे को आपने पढ़ाई के लिए पैसा दे दिया, उसकी दवाई के लिए आपने उसका खर्चा उठा लिया, इस तरह की बातें आ जाएंगी, आपके खाने पीने का। तो ये तो जो मैंने चीजें बताई हैं, ये तो हर एक के लिए ही नेसेसरीज है। ठीक है ना, इससे ऊपर की बात पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। द पर्सन हु हैज सप्लाइड द नेसेसरी टू ए पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि एक पर्सन जो कि सप्लाई कर रहा है नेसेसरी की चीजें टू ए पर्सन, किस पर्सन को? हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग अलग से पूरी यूनिट पढ़ के आए थे, हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और एक पूरी सीरीज थी जिसके अंदर अलाइन एनिमी थे, जिसके अंदर फॉरेन सॉवरेन्स थे, जिसके अंदर कन्विक्ट्स थे, जिसके अंदर इंसॉल्वेंट पर्सन था। तो वो पूरा जो यूनिट है वो इस बात पर डिपेंड थी कि पर्सन हु आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पर्सन हु आर नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहां पर बात हो रही है ए पर्सन हु हैज सप्लाइड द नेसेसरीज, who has supplied the necessary to a person who is incapable of contracting, यानी कि यहां पर डायरेक्ट बात हो रही है, कि अगर आप एक एक्स हैं, ठीक है ना, आप नेसेसरीज की चीजें एक माइनर को सप्लाई कर रहे हैं, या आप सप्लाई कर रहे हैं एक अनसाउंड माइंड को, आप अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हैं। एक एक्स है जो कि माइनर को या अनसाउंड माइंड को खाने पीने की चीजें सप्लाई कर रहा है, या उसके लिए पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है, या मेडिकल एक्सपेंसेस उठा रहा है। तो हम एक्स की बात कर रहे हैं कि ये क्या कर सकता है माइनर के खिलाफ। ऑल्दो माइनर से या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति से किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, इसीलिए इस सिचुएशन को किस में रखा गया है? कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है, क्योंकि वन और मोर ऑफ द एसेंशियल आर नॉट प्रेजेंट हियर इन दिस सिचुएशन। तो सेक्शन 68 क्या कह रहा है? अब बात ये आती है सर कि क्या माइनर को ही सप्लाई कर सकते हैं, अनसाउंड माइंड को सप्लाई कर सकते हैं? हो सकता है कि जो अनसाउंड माइंड हो उसकी शादी हुई भी हो,
ठीक है ना। तो हम सीधे अनसाउंड माइंड को तो सप्लाई नहीं कर रहे, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन को सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, तो आगे देखेंगे। और एनीवन whom such incapable person is legally bound to support, यानी कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जो कि डायरेक्टली इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है उसे सप्लाई करते हैं या उसे सप्लाई करते हैं, और एनीवन whom such incapable person is bound to support, यानी कि अगर आप उसकी वाइफ, बच्चों को जिनके ऊपर ये अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जो है लीगली बाउंड टू सपोर्ट है, अगर आप इन्हें भी सप्लाई करते हैं तो क्या किया जा सकता है, इज एंटाइटल्ड, किसकी बात कर रहे हैं, द पर्सन, यानी कि पर्सन इज एंटाइटल्ड, एक्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन, यानी कि अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी हुई, अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी हुई तो एक्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन, यानी कि ये समझ लीजिए कि सेक्शन 68 डज नॉट गिव यू ए राइट अगेंस्ट द पर्सन हु इज इनकैपेबल। डायरेक्टली सेक्शन 68 आपको ये अधिकार नहीं देता है कि जो पर्सन नेसेसरी की चीजें सप्लाई कर रहा है वो डायरेक्टली उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाए जिसे वो सप्लाई कर रहा है, यानी कि माइनर को वो अगर पढ़ाई का खर्चा दे रहा है और माइनर है नो प्रॉपर्टी, लेकिन जो गर्मी की छुट्टी पड़ती है और वो कहे कि जो मैंने पूरे साल आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाया है और अब आप मेरे यहाँ आके काम कीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए मैं बिल्कुल बेरेक्ट से एक एक लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करके पढ़ा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, आप कभी भी देखिएगा कि जो पुराने क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो आपको हमेशा इजी लगते हैं, लेकिन जब जो पेपर में पहली बार आप फेस करते हैं, पहले वो जमाना गया कि पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट के आपने क्वेश्चन किए, रटे रटाए वही क्वेश्चन दोबारा से आ जाते थे, बेस वही आएगा, कोर्स डिफाइंड है, ठीक है ना। आईएएस की तरह नहीं है कि अनलिमिटेड कोर्स है, कोर्स का स्ट्रक्चर डिफाइंड है, लेकिन उनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमेशा अब नए पूछे जाएंगे, और वो नए क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और अंडरस्टैंड का मतलब लो के अंदर कि वर्ड टू वर्ड कोमे को पहचानना, उसके फुल स्टॉप को पहचानना, क्या ये सेक्शन कहना चाह रहा था। अब अगर सेक्शन 68 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो आ चुके हैं वो भी देख लीजिएगा आप, और जो नया आएगा वो भी देख लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो द पर्सन हु हैज सप्लाइड, और लैंग्वेज पर आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सीए जैसा आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको टूटी फूटी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी। मैं हर क्लास में बार बार नहीं बताऊंगा, बीच बीच में मैं बताता रहता हूं, पहले भी बताया है मैंने। तो सेक्शन 68 सेड कि द पर्सन हु हैज सप्लाइड द नेसेसरी। अब बात ये आती है कि सर अगर हमने नेसेसरीज ना दे के इसे पेमेंट कर दिया, दवाई, एक तो ये बात हुई कि एक्स ने दवाई खरीदी और तब माइनर को या अनसाउंड माइंड को दी, एक ये है कि अनसाउंड माइंड या माइनर को पैसे दिए दवाई खरीदने के लिए, क्योंकि देखिए लो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाता है, ठीक है ना। हमें लो पढ़ते वक्त, लैंग्वेज पढ़ते वक्त ये देखना है क्या लिखा हुआ है और ये भी समझना है क्या लिखा हुआ नहीं है, और फिर केस स्टडी को भी ध्यान में रखना है। तो ऑल्दो सेक्शन 68 सिर्फ ये कहता है द पर्सन हु हैज सप्लाइड द नेसेसरी, यानी कि एक तरीके से आप गुड्स ही सप्लाई कर सकते हैं, मनी सप्लाई नहीं कर सकते। सेक्शन 68 की लैंग्वेज ये कहती है, लेकिन कोर्ट के सामने जब ये केस गया तो कोर्ट ने इसके मीनिंग को एक्सटेंड कर दिया और ये भी शामिल किया द पर्सन हु हैज सप्लाइड द नेसेसरी, द पर्सन हु सप्लाइज द मनी फॉर परचेजिंग द नेसेसरीज, ठीक है। यानी कि अब सेक्शन 68 में आप डायरेक्टली गुड्स को सप्लाई करें तो भी सेक्शन 68 लगेगा, और अगर आप मनी सप्लाई करते हैं फॉर परचेजिंग द नेसेसरी तो भी सेक्शन 68 लगेगा। जो पर्सन सप्लाई कर रहा है हैड ए राइट टू क्लेम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल
पर्सन। तो अगर उस इनकैपेबल पर्सन के पास प्रॉपर्टी है तो जो पर्सन सप्लाई कर रहा है वो उनकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। पर्सनल राइट नहीं है, अगेंस्ट द माइनर राइट नहीं है, अगेंस्ट द पर्सन हु इज इनकैपेबल राइट नहीं है। राइट जो है राइट है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अब पेपर में कुछ भी आ जाए आप कर पाएंगे। ए सप्लाई बी ए ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक आप समझते हैं अनसाउंड माइंड का ही एक किस्म है। विद नेसेसरी सुटेबल टू इट कंडीशन इन लाइफ ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिएम्बर्स्ड फ्रॉम द बीज प्रॉपर्टी। ये वाला केस है जब आपने डायरेक्टली सप्लाई किया। दूसरा केस है एक्स सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी ए ल्यूनेटिक विद नेसेसरी सुटेबल टू द कंडीशन इन लाइफ ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिएम्बर्स्ड फ्रॉम द बीज प्रॉपर्टी। तो जल्दी से बताइएगा सेक्शन 68 इज नाउ क्लियर। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पिन कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। केवल ये समझने की जरूरत है कि आपको कितना उससे फायदा मिल रहा है। क्लियर? सेक्शन 69 राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। ये भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसकी भी लैंग्वेज को हमें चीरफाड़ करनी है, पोस्टमार्टम करना है। क्योंकि पोस्टमार्टम इसलिए करना जरूरी है कि जो नए क्वेश्चन बनेंगे जिसे आप अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी पाते हैं तो वो तभी होंगे जब आप पोस्टमार्टम लैंग्वेज का करेंगे। राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, हेडिंग से कुछ नहीं होगा, अंदर का कंटेंट हमें देखना है। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, ध्यान दीजिएगा, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट एंटाइटल्ड टू रिएम्बर्स बाय द अदर। हेडिंग से तो लग रहा है कि राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, अगर आपने किसी एक व्यक्ति ने ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन कोई मनी पेमेंट की है तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उससे रिकवर कर सकता है जिसके भी आप उसने पेमेंट किया है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। अगर आप ये गलती ये समझते हैं कि हमेशा है, ऐसा जरूरी नहीं है। सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। सिचुएशन क्या है कि ए हैड ए शॉप इन द मार्केट एंड बी को उसने वो जो शॉप है रेंट पर दी। ए हैड ए शॉप यानी कि ऑनर है दुकान का और बी को उसने क्या किया, इस शॉप को रेंट पर दिया और रेंट एग्रीमेंट में जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह हैं वो ए को बियर करने हैं। बी तो सिर्फ जो पेमेंट करेगा वो रेंट पेमेंट करेगा, जो भी एग्रीड रेंट होगा वो पेमेंट करेगा। बट ए जो है वो लापरवाही करता है म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह को पेमेंट करने में। उस केस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है शॉप के ऊपर ताला लगाने के लिए आ जाती है, यानी कि सीज करने के लिए शॉप को आ जाती है। अब आप ये बताइए जो घटनाक्रम है तो इसमें नुकसान फिलहाल तो बी को भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो व्यापार चला रहा है। अगर सीज हो जाती है तो उसका व्यापार खत्म हो जाएगा, उसे नुकसान होगा। तो बी क्या करता है, बी इस रेंट का यानी कि जो म्युनिसिपल टैक्सेज हैं बी पेज द म्युनिसिपल टैक्सेज। बी ने उन म्युनिसिपल टैक्सेज को पेमेंट कर दिया जो कि ड्यूटी बाउंड था ए टू पे द म्युनिसिपल टैक्सेज। ए यानी कि ओनर की जिम्मेदारी होती है कि वो नगर निगम के जो एक्सपेंसेस हैं, नगर निगम के जो टैक्सेज हैं वो उनका भुगतान करे। लेकिन यहां पर बी ने पेमेंट कर दी। इस सिचुएशन को सोचते हुए अब इस लैंग्वेज का पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि यहां पर मेरे एग्जाम्पल में है बी। बी का इंटरेस्ट क्या छुपा हुआ है? बी का इंटरेस्ट ये छुपा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्सेस का भुगतान हो जाना चाहिए समय पर, अदरवाइज म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो हैं इस दुकान पर ताला जड़ देंगी, अपनी सील लगा देंगी। दैट्स वाई इन माई एग्जाम्पल बी इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ द मनी। लैंग्वेज क्या है? ए पर्सन
who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay. मेरे एग्जाम्पल में A, यानी कि इन माई एग्जाम्पल A is bound by law to pay the municipal taxes, but B is interested कि B का इंटरेस्ट छुपा हुआ है. विदाउट इंटरेस्ट अगर बी पेमेंट करेगा तो सेक्शन 69 कोई प्रोटेक्शन, कोई अधिकार बी को नहीं देता है. इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए. बच्चे रट लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति के ब्याह पर किसी दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट किया, आप सोचिए मेरे दोस्त को किसी का पेमेंट करना था और मैंने उसका पेमेंट कर दिया, जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट का मतलब यहां पर मेरा कोई लेना देना नहीं है उस पेमेंट से. मेरा क्या नुकसान होगा? एक दुकान किराना शॉप से मेरा दोस्त कुछ सामान उधार खरीद के लाया है, मुझे इसका पता लगता है और मेरा दोस्त आनाकानी कर रहा है, किराना शॉप का पेमेंट नहीं कर रहा है और इस वजह से उठा के मैंने उसका पेमेंट कर दिया. तो लीगली आई कैन नॉट रिकवर दिस पेमेंट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि सेक्शन 69 तभी लगता है ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it. who का मतलब यहां पर क्या है? B pays it is entitled to be reimbursed by the other, यानी कि वो A से रिकवर कर सकता है. in my example, मेरे एग्जाम्पल में सारी सिचुएशन यहां पर सेटिस्फाइड हो रही हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं. A की शॉप थी, B को किराए पर दी. A is duty bound to pay the municipal taxes but does not pay. That's why because B is interested कि पेमेंट हो जाए तो B pays the municipal taxes. तो यहां पे सारी सिचुएशन पूरी है. तो B is entitled to recover the municipal taxes from A. तो मेरे एग्जाम्पल में B इस बात के लिए अधिकार रखता है कि वो म्युनिसिपल टैक्सेस का किया गया भुगतान A से रिकवर कर सकता है. तो यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो मुझे बता दीजिए. तो सेक्शन 68 वी हैव डन. ए पर्सन हु सप्लाइड द नेसेसरी टू ए पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इज एंटाइटल्ड टू रिकवर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सच अनदर पर्सन. दिस इज सेक्शन 68. ये लैंग्वेज आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा आपको, तभी नंबर वहां पर अच्छे आएंगे. टूटी फूटी लैंग्वेज में अगर आपने लिखा बस ये सोचते हुए कि जैसे 12th में नंबर मिल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. यहां पर लैंग्वेज के ऊपर पकड़, लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल बहुत जबरदस्त होना चाहिए. सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्शन 69 ये कहता है ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who therefore paid it is entitled to recover this money from other person. ये लैंग्वेज तभी याद रह पाएगी आपको. ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भी कई बार रटना पड़ता है. तो आप सोचें सर कैसे याद रहेगी? सिर्फ आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम्पल को समझना है और इसके अंदर क्या क्या सिचुएशन और एराइज हो सकती हैं. अब वो तभी संभव है. देखिए, लो से एग्जाम्पल क्रिएट होता है, एग्जाम्पल से लो क्रिएट नहीं होता. हम गलती क्या करते हैं पढ़ते वक्त कि एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा, वो याद हो गया हमारे कि ठीक है, लेकिन उससे मिलता जुलता या उससे डिफरेंट अगर पेपर में जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें वहां समझ नहीं आता, हम ब्लाइंड हो जाते हैं कि कौन सा सेक्शन लगेगा, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं केस को. तो लो की लैंग्वेज को आपको इंटरप्रिटेट करना है. चलिए, सेक्शन 70 राइट टू रिकवर फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट. राइट टू रिकवर फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट. ग्रेशियस एक्ट का मतलब ये होता है वॉलंटरली, जो काम स्वेच्छा से किया गया हो. लेकिन यहां पर किस बात की जिक्र हो रहा है? सेक्शन 70 के अंदर राइट टू रिकवर फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट. क्या कंडीशन है इसके अंदर, एक बार वो देख लेते हैं. क्या कहना चाह रहे हैं? सच राइट टू रिकवर अराइजेस इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड. द थिंग मस्ट हैव बीन डन और डिलीवर्ड लॉफुली. यहां पर थिंग
का मतलब वैसे तो गुड्स से होता है, ठीक है। द थिंग मस्ट हैव बीन डन और डिलीवर्ड लॉफुली, तो यहां पर थिंग्स का मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों से है। सर ये कैसे पता लगाया? तो ये तो एक इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे करके आपके समझ में आएगा। अभी एकदम मैं कोई एक रूल बता दूं और उससे इंटरप्रिटेशन आ जाए, केस स्टडी भी पढ़नी पड़ती है, रियल लाइफ में क्या क्या केसेस गए हैं। बाकी यहां से पता लग रहा है द थिंग मस्ट हैव बीन डन और डिलीवर्ड। एक्चुअली अगर सर्विसेज की बात नहीं होती तो द थिंग मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है। डन जो वर्ड यूज किया गया है वो सर्विसेज के लिए यूज किया गया है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा। द थिंग मस्ट हैव बीन डन और डिलीवर्ड लॉफुली। The person who had done or delivered the thing, the person who had done or delivered the thing must not have intended to do so graciously. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। The person who had done, कुछ काम कर चुका है या डिलीवरी दे चुका है चीजों की, must not have intended to do so graciously, उसकी इच्छा ये कभी नहीं रही, स्वेच्छा से उसने जानबूझ के ये काम नहीं किया, मिस्टेकनली एक्सीडेंटली ये काम हो गया है। द पर्सन फॉर whom the act is done must have enjoyed the benefit of the act। तीन कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है द थिंग मस्ट हैव बीन डन और डिलीवर्ड लॉफुली, यानी कि जो चीजें की गई हैं या जो सामान डिलीवर किए गए हैं वो कानूनी तरीके से किए जाने चाहिए। एंड द पर्सन हु हैड डन और डिलीवर्ड द थिंग मस्ट नॉट हैव इंटेंडेड टू डू ग्रेसियसली, स्वेच्छा से जानबूझ के उसने ये चीज नहीं की हो क्योंकि गलती हुई है। एंड द पर्सन फ्रॉम होम द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, और जिसके लिए ये काम किया जा रहा है उसने उस एक्ट में, एक्शन में कुछ बेनिफिट उठा लिया हो। तो अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो यहां पर जो जिसने बेनिफिट उठाया है, ऑल्दो उसकी कोई कंसेंट नहीं थी, लेकिन वो ड्यूटी बाउंड है टू पे द रीजनेबल चार्जेस ऑफ अदर पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक गार्डनर के घर जाता हूं, उससे मुलाकात होती है और मैं उससे कहता हूं, मैं अपना एड्रेस बता के आता हूं कि गार्डनिंग का कुछ काम है, आपको आके करना है। वो समझ लेता है, चार्जेस बता देता है, लेकिन उसने भी मेरा कभी घर देखा नहीं था, एड्रेस को समझा तो उसे लगा कि मैं पहुंच जाऊंगा। अब वो पहुंच भी गया, लेकिन मेरे बराबर वाले घर में भी गार्डनिंग थी, तो उसे लगा कि शायद मुझे यहीं बुलाया गया होगा, वो काम करने लगा, गार्डनिंग का काम करने लगा। ध्यान से समझिएगा, जो दूसरे घर का मालिक था वो वॉच कर रहा है, मुस्कुरा रहा है कि मेरी गार्डनिंग का काम हो रहा है। और शाम को जब गार्डनर ने पैसे की डिमांड की तो जो मेरा पड़ोसी था वो कानून समझाने लगा कि भाई तुम तो अपने आप ही लग गए थे, मैंने तो तुमसे कभी मुलाकात की नहीं, मैंने तो कभी तुम्हें बुलाया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को कवर करने के लिए ये सेक्शन 70 जो है वो रोल प्ले करेगा। अब इस बात को समझिएगा, सपोज कीजिए कि अगर गार्डनर मेरे पड़ोसी के यहां काम कर रहा है, अब पड़ोसी की नजर भी नहीं पड़ी उधर, मतलब उसे भी नहीं पता कि कोई काम कर रहा है, और अचानक शाम को जब वो काम करने के बाद पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता है और उससे पैसे की डिमांड करता है, तो सेक्शन 70 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां पर एंजॉयमेंट द बेनिफिट ऑफ द एक्ट नहीं है। लो इलॉजिकल भी नहीं बनेगा ना कभी। सपोज कि मुझे जरूरत है ही नहीं, अब मुझे पता भी नहीं कि कोई सर्विसेज मुझे दे रहा है, मुझे इसका एहसास भी नहीं है, ठीक है, उसका पूरा दिन लगा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी।
लेकिन अगर मेरी नजर में पड़ रही है वो बात, ऑल्दो मैंने गार्डनर से मुलाकात नहीं करी, ना मैंने उससे बात करी, लेकिन जब मुझे पता है कि कोई व्यक्ति मेरे बगीचे में गार्डनिंग का काम कर रहा है और मैंने उसे बुलाया नहीं था, तो मेरी ड्यूटी थी कि उसी समय रोक देना चाहिए था, तो तब तो सेक्शन 70 नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वॉच कर रहे हैं, एंजॉयमेंट उठा रहे हैं उसके एक्शन में, तो सेक्शन 70 ये कहता है कि द पर्सन हु एंजॉयड द बेनिफिट मस्ट रियम्बर्स, मस्ट पे रीजनेबल चार्जेस टू द अदर पर्सन। इसी तरीके से ए जो है मिस्टेकनली, एक्सीडेंटली कुछ गुड्स जो है बी के वेयर हाउस में छोड़ के आ जाता है, मिस्टेकनली, एक्सीडेंटली। आप इस तरह समझ लीजिए कि आप बाजार में जा रहे हैं, आप बाजार के आज बहुत सारे काम हैं, कई सारी दुकानों पे जाते हुए, गुजरते हुए, आपने खरीदारी करते हुए लास्ट में आप एक दुकान पर किराना का भी आपको कुछ सामान खरीदना था, आप उस दुकान पे जाते हैं, बैग जो है जनरली आदमी जहां खड़ा रहता है वहीं रख देता है उसे। बातचीत करते वक्त और जिस समय आप वापस आ रहे हैं, आपको जो सामान खरीदा था आपने अलग अलग दुकानों से, वो ध्यान ही नहीं रहा, उसका बैग जो है उस किराना शॉप पे छूट गया और किराना शॉप वाले ने उसे अपना समझ के यूज कर लिया। तो सेक्शन 70 यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि किराना शॉप ओनर को उसका जो रीजनेबल चार्जेस है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। बस सच राइट टू रिकवर अराइजेज if the following three conditions are satisfied: the thing must have been done or delivered lawfully, the person who had done or delivered the thing must not have intended to do so graciously, or the person for whom the act is done must have enjoyed the benefit of the act. सेक्शन 71 ये सिंपल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर यू आर इन द पोजिशन ऑफ फाइंडर, किसी का की वॉच जो है गिर जाती है और आपको वो मिल जाती है, एंड यू पिकअप दैट वॉच, तो फाइंडर ऑफ द गुड्स की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी यहां पे भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ भी है कि फाइंडर ऑफ द गुड्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो एज ए बेली की ड्यूटी होती है, बेलमेंट एक चैप्टर आएगा आगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो एज ए बेली की ड्यूटी होती है टू टेक केयर ऑफ दैट गुड्स, आपको उसे संभाल कर रखना है, लापरवाही से नहीं रखना कि यार और किसी का है, चोरी हो भी गया, डिस्ट्रॉय हो भी गया तो मेरा ही कौन सा कुछ जा रहा है, ऐसी सोच नहीं रखनी है। या तो आप उसे उठाएं ना, लेकिन बट वंस you picked up that thing, so you are in the position of bailey, you must take care of that goods, आपको उसका ध्यान रखना है। finder of the goods is under illegal obligation कि वो ट्राई करे to find out the true owner of the goods, उसे ढूंढने के लिए वो कोशिश करे। इसके अलावा किसी जो भी गुड्स आपको मिला है उसे, अगर वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो खराब होने वाला है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए जो भी वो ट्राई कर सकता है उसे ट्राई करना चाहिए। अब उसके ट्रू ओनर को पता लग गया कि आपके पास वो गुड्स है, तो ट्रू ओनर हैज ए राइट टू क्लेम हिज और हर गुड्स फ्रॉम यू। तो दिस इज सेक्शन 71 की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंड ऑफ द गुड्स। ऑल्दो फाइंड ऑफ द गुड्स एंड द ओनर ऑफ द गुड्स के बीच में कभी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कभी कंसेंट नहीं हुई, इवन देन फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू रिफंड दैट गुड्स टू द ओनर ऑफ द गुड्स, टू रिटर्न द गुड्स। ए पर्सन who find goods belonging to another and take them into his custody is subject to the same responsibility as a
बेली। तो बेली के अंदर, बेलमेंट के अंदर भी आप पढ़ लेंगे। एंड लास्ट सेक्शन है इस सीरीज का, राइट टू रिकवर फ्रॉम ए पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन। क्या मेनी टाइम्स ऐसा नहीं होता है कि आपके पास मैसेज आता है बैंक हैज क्रेडिटेड 5000 इन योर अकाउंट, और आपको लगा या मजे आ गए, किसने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, बाद में 5 दिन बाद पता लगा कि बैंक ने गलत क्रेडिट कर दिए थे। अब आप कहने लगे मैं तो नहीं लौटाऊंगा। तो सेक्शन 72 टेक्स केयर रिगार्डिंग दैट ट्रांजेक्शन कि राइट टू रिकवर फ्रॉम ए पर्सन टू हुम मनी इज पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन या थिंग इज डिलीवर्ड। तो दोनों के लिए कि जिस पर्सन को गलती से एक्सीडेंटली मिस्टेकनली आपने पैसा दे दिया या थिंग डिलीवर कर दी या अंडर कॉशन हुआ ये काम, तो राइट बनता है आपका कि आप उस पर्सन से रिकवर कर सकते हैं। आप एक टोल नाका से गुजर रहे हैं और आप एंटाइटल्ड हैं किसी रिलैक्सेशन के लिए, और टोल नाका वाले आपको जोर जबरदस्ती कह के कि आपकी गाड़ी निकलने नहीं दी जाएगी, अदरवाइज ये चार्जेस पेमेंट करो, वो चार्जेस पेमेंट करो, तो आपने वो चार्जेस पेमेंट किए, तो ये है अंडर कॉशन। तो लेटर ऑन यू कैन रिकवर, आप बाद में रिकवर कर सकते हैं। ए पर्सन whom money had been paid or anything delivered by mistake or under caution must repay or return it। तो ये 5 सेक्शन हैं इस सीरीज में। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है आज हमने स्टार्ट किया था, ये कॉन्सेप्ट फिनिश भी हो गया है। अगला कॉन्सेप्ट क्वांटम मेरिट का है, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, ऑल्दो जो एग्जाम्पल वगैरह हैं, जो केसेज हैं, वो मिलते जुलते आपको मिलेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है क्वांटम मेरिट का। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, इट इज नॉट द प्रॉमिस ऑफ द पार्टी, बट रादर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टी। ये जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, ये प्रॉमिस ऑफ द पार्टी के आधार पर आप ड्यूटी बाउंड है, ये सिद्धांत नहीं लगता, बट इट इज द लीगल ड्यूटी ऑफ द पार्टी कि आपको दूसरी पार्टी के फेवर में कुछ करना है। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटीज के ऊपर लगता है, इट मींस नो वन इज अनजस्टली अलाउड टू एनरीच हिमसेल्फ या हरसेल्फ एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का जो इनपुट होता है वो चेंज होता है, यानी कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को करने के कंडीशन होती हैं वो उसमें मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन जो आउटकम होता है वो सेम रहता है जैसा कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। 5 कॉन्ट्रैक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक। सेक्शन 68 क्या है कि जो नेसेसरीज वाला केस है वो सेक्शन 68 में आता है। इसके अलावा सेक्शन 69 क्या है, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। सेक्शन 70 नॉन ग्रेशियस एक्ट वाला आता है। सेक्शन 71 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स आता है। और सेक्शन 72 मनी हैज बीन पेड मिस्टेकनली और अंडर कोर्सन या थिंग्स हैज बीन डिलीवर्ड मिस्टेकनली और अंडर कोर्सन। तो ये टोटल 5 केसेज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। इन 5 के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं माना जाएगा। आपको इन 5 के अलावा सब जगह ये चेक करना जरूरी है, सेटिस्फाइड करना जरूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त मौजूद है या नहीं है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम मेरिट के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।